नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी शख्सियत से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ मुहामुही बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अर्धेंदु भूषण वर्धन, जिन्हें लोग संक्षेप में एबी वर्धन के नाम से जानते हैं। वर्धन साहब, मुहामुही में आपका स्वागत है। लेकिन आपसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या हैं। एबी वर्धन की उम्र करीब करीब उतनी ही है जितनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। 1996 में जब वे सीपीआई के महासचिव बने, तब उनकी पार्टी और उनका मोर्चा दोनों अपने स्वर्णकाल में था और केंद्र की रामो वामो सरकार का हिस्सा था। आज 2012 में अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे मजबूत किले ढह चुके हैं। बिहार में भी जमीन खिसक चुकी है। अब इस खिसकी हुई जमीन पर लाखों के खर्च से सीपीआई का महाधिवेशन कर वर्धन साहब बताना चाहते हैं कि उम्मीदें अभी जिंदा हैं। वर्धन साहब, वर्धन का मतलब है बढ़ाना, और 1996 में जब से आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने हैं, तब से आपकी पार्टी और आपका मोर्चा दोनों कहीं से आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही चला गया। क्यों ऐसा हुआ? कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी पार्टी हो जी, एक साथ एक सिलसिले से बढ़ता ही चला जाता है, ऐसी बात है नहीं जी। कभी चढ़ाव उतार तो होते ही हैं, कभी एक कदम आगे दो कदम पीछे, ऐसा भी होता है। जी जी जी। अब मैं समझता हूँ आगे बढ़ने का मौका आ गया है। जी, क्योंकि 96 में जो सरकार बनी रामो वामो की, उसमें आप लोग शामिल थे। फिर 2004 की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें आपने बाहर से समर्थन दिया। एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी वजह से आप लोग वापस आ गए, और आपको लगता है कि उससे थोड़ा नुकसान हो गया? नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, कोई दूसरा चारा नहीं था। जी। अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ जो डील हुआ, जी, सौदा हुआ, जी, उसका तो हम समर्थन नहीं कर सकते थे। जी, तो हमने समर्थन नहीं किया, जी, चाहे जो कीमत देनी पड़े। इस समर्थन वापसी का नतीजा ये हुआ कि ममता बनर्जी और कांग्रेस जो है करीब आ गए, और उस करीबी ने पश्चिम बंगाल जैसे मजबूत राज्य में आपकी जमीन उखाड़ दी। कांग्रेस और ममता बनर्जी करीब आने से नहीं जी, ये हुआ है। जी, कुछ वाम मोर्चे की त्रुटियां थी, जी, कुछ कमजोरियां थी, जी, कुछ गलत नीतियां भी अपनाई गई। जी, औद्योगिकरण के नाम पर जमीन लेने का जो प्रश्न था, जी, वो गलत किस्म से हथियाया गया। जी, नंदीग्राम सिंगूर जैसी घटनाएं हुई, जी, जी, उससे भी कुछ थोड़ा बहुत लोगों के अंदर में जो विश्वास था जी, वाम मोर्चे के प्रति, जी, उसमें ह्रास आया। कमियों की बात आप कह रहे हैं। आपने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भी आपने आगाह किया था लेफ्ट मोर्चे को कि या तो सुधरो नहीं तो बाहर हो जाओ। आपने क्या कहा था एग्जैक्टली, वो मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूँ। मैं कम्युनिस्ट रहा, लेकिन हठधर्मी नहीं। जो लोग बदलेंगे नहीं, वे बाहर हो जाएंगे। इसलिए या तो बदल जाइए या बाहर हो जाइए। वर्धन साहब, इस बयान में आपने कहा कि बदलाव की जरूरत है। किस तरह के बदलाव की जरूरत आप पाते हैं कम्युनिस्ट पार्टियों में? बुनियादी विचारधारा में नहीं, जी, स्थिति जो बदली है। जी, एक उदाहरण मैं देता हूँ। जी, पूंजीवादी व्यवस्था तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने, जी, जिसको उदारवाद कहते हैं, न्यू लिबरलिज्म, ये शुरू किया। जी, इस आर्थिक नीति का मकसद ये है कि जितना मुनाफा कमा सकते हो कमाओ, मैक्सिमाइज करो अपनी प्रॉफिट, सीधे रास्ते से या गलत रास्ते से, कायदे से या कायदे को तोड़कर, ये सब चलने लगा। अब इसके अनुसार तो आपको फिर नई नीति अपनानी ही पड़ेगी और इसका विरोध करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं से नई पीढ़ी ने इस तरह की नीति को शायद जो है स्वीकार कर लिया है? कंज्यूमरिज्म तो स्वीकार किया ही है जी, उपभोक्तावाद और करियरिज्म, जी, किसी तरह आगे बढ़ो, एक तरह से मौका परस्ती है। इस तरह की दुर्वृत्तियों ने
कुछ नौजवानों को तो भ्रम के रास्ते में ले गया। लेकिन समस्या यहाँ पर आती है ना कि एक जो आम परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन बन रहा है कि हमारे कम्युनिस्ट भाई जो हैं वो बहुत कम कम्युनिस्ट रह गए हैं अब। तो जब ये बहुत कम कम्युनिस्ट लोग कम्युनिज्म की जो विचारधारा है उसको लेकर लोगों के बीच जाएंगे, आप तो लोग उनको स्वीकार्यता कहाँ से मिलेगी? आप लोग किस चीज से नापते हैं मुझे नहीं मालूम जी कई पैरामीटर्स हैं जी जिनको इस्तेमाल करना पड़ता है नापने के लिए। अब आपने कहा पश्चिम बंगाल में हार गए जी वाम मोर्चा, जी। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखिए कि 42% वोट है। हमारा पैमाना वही है जो आपका पैमाना है, जो जनता का पैमाना है। जनता ने आपको अपनी नजरों से नीचे किया, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे सीट के मामले में, मजबूत गढ़ में। हाँ, नीचे तो किया ही ना। सीट के मामले में, वोट परसेंटेज के मामले में भी थोड़ा सा कम हुआ है, सरकार से भी आप गए। दूसरी चीज ये है कि सिंगूर नंदीग्राम की खुद आपने भी बात की। आपकी सरकार, आपके मोर्चे की सरकार उन लोगों का दमन करती हुई दिखाई दी जिन लोगों के हक में कभी आप लोग जो है झंडा बुलंद किए रहते थे। तो ये कम्युनिस्टों में कम्युनिज्म की कमी दर्शाती है। मैंने तो जिक्र किया जी कि ये त्रुटियां थी, गलतियां थी, जी, इनको सुधारना आवश्यक है। जी आप यदि अपने ही घमंड में रहे हमेशा, जी, और एरोगेंस जिसको कहते हैं वही अगर आपका रहे जी, तो फिर उसका भुगतान भी। तो आप मानते हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य में एरोगेंस आ गया था? मैं किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं कर रहा जी। हूँ। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जो रास्ता अपनाया पश्चिम बंगाल में, वो रास्ता सही था या उनका जो व्यवहार था वो मेरे सही ख्याल था? से मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलतियां थी, गलतियां और थी। मैं इन बातों को कहने का साहस कर रहा हूँ इसलिए जी कि एक वक्त उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी जी नंदीग्राम के फौरन बाद। जी। मैंने उसका जिक्र उनसे भी किया कि ये गलती हो रही है। तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि ठीक है, एरोगेंस की एक बात आपने कही और वो एरोगेंस बुद्धदेव भट्टाचार्य में आ गया था? तो कह तो रहा हूँ जी जी लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको आम बात मत कर लीजिए। जी। एक से एक नेता वहां पर है, इसलिए पार्टी टिकी हुई है। बरहत साहब, मुझे एक और चीज बताइए। सीपीआई है, सीपीएम है, आरएसपी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये सभी अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं। अगर ये सभी कम्युनिस्ट हैं तो इनमें फर्क क्या है? विचारधारा में है। मार्क्सवाद लेनिनवाद सबको स्वीकार है, ऐसी बात नहीं है। जी फॉरवर्ड ब्लॉक या आरएसपी अपने आप को मार्क्सवादी या लेनिनवादी नहीं कहते हैं, जी पर जाने दीजिए, जी वामपंथी वो अवश्य है। जी और होने की वजह से, कई बातों में एक राय होने की वजह से, एक दृष्टिकोण होने की वजह से जी एक मोर्चे में भी आ सकते हैं, जी साथ मिलकर के जी। जॉइंट एक्शंस में एक साथ मिलकर के आंदोलन करने में भी वो हिस्सेदार है। तो कहीं से आपको नहीं लगता कि कम्युनिस्टों के बीच आपस में ही कुछ अगड़े पिछड़े जैसी भावना है कि मैं बेहतर कम्युनिस्ट हूँ, तुम कमतर कम्युनिस्ट हो, मैं श्रेष्ठ कम्युनिस्ट हूँ, तुम नीच कम्युनिस्ट हो, कुछ ऐसा है क्या? मैं ज्यादा समझता हूँ जी मैं ज्यादा इनकलाबी हूँ, जी, ऐसा तो कुछ कहते ही है। ऐसा कुछ कहते हैं। तो आप लोग कहाँ पर खड़े हैं? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो बेहतर कम्युनिस्ट पार्टी है या दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों का क्या है? मैं इस किस्म से कंपैरिजन का दावा कभी करता नहीं हूँ, जी पर मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यही ओरिजिनल पार्टी है। जी। इसमें से निकल करके लोग गए। तो मार्क्स और लेनिन का नाम सिर्फ जुड़ जाने से इतना फर्क क्यों आ जाता है कम्युनिस्टों के तो बीच? मार्क्स और लेनिन तो जुड़ा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। जी जी लोगों का कहना यह था कि मार्क्स और लेनिन को हम ज्यादा समझ रहे हैं, आप कम समझ रहे हैं। जी जी आप में सुधारवाद आ गया है, जी आप में संशोधनवाद आ गया है, जी। कई तरह के ऐसे आरोप आए बाद में, और उनमें से अलग हुए जो उन पर वही आरोप किए। ये सिलसिला चलता रहा। जी अब माओइस्ट हैं जो दावा कर रहे हैं कि इनकलाबी वही हैं, जी और बाकी सबने इनकलाब का रास्ता छोड़ दिया है। तो ये रास्ता गलत रास्ता है, बेकार रास्ता है, फ्यूटाइल रास्ता है, इनकलाबी रास्ता है ही नहीं, और तमाम इनकलाबियों को अलग अलग हिस्से में तोड़ने का रास्ता है। जी मैं तो चाहता हूं कि सब जुड़े, एक साथ आए, और आज की जो चुनौती है वो चुनौती ऐसी है कि अगर हम जुड़े रहें, एक साथ मिलकर के चले, तो ही उसका मुकाबला कर सकेंगे। मजे की बात यह है कि नक्सली भी अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ गलत रास्ते से चल रहे हैं। वो गलत रास्ते से चलने से परिणाम ये हो रहा है कि कम्युनिज्म का नाम कभी कभी बदनाम होता है। जी किसकी हत्या वो कर रहे हैं, कौन सफर कर रहा है, और सारा जो है शासन का अत्याचार, शासन का
रिप्रेशन, जी, ये सब जनता पर आ पड़ता है और जनता दोनों के बीच में फंस जाती है, इधर से भी और उधर से भी। कई लोग अब ये कहने लगे हैं कि जो नक्सलवादी हैं वो दूसरे किस्म के आतंकवादी हैं। मैं आतंकवाद की व्याख्या तो नहीं करता उनके साथ, जी, ये नाम को नहीं जोड़ना चाहता हूँ। जी, आतंकवाद को बिल्कुल अलग रखे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक दूसरे किस्म की बात है। जी, तो आपकी बात में मुझे एक विरोधाभास नजर आ रहा है। जब जो मूल कम्युनिज्म की विचारधारा है, आप ये मानते हैं कि वो उससे भटक चुके हैं, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से आतंकवादी बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं उसी तरह से नक्सलवादी भी कर रहे हैं। जिस तरह से आतंकवादी नशे के और हथियारों के सौदे में शामिल हैं उसी तरह से नक्सलवादी भी नशे और हथियारों के सौदे में शामिल हो चुके हैं। जिस तरह से आतंकवादियों के बारे में कहा जाता है कि विदेशों से उनके तार जुड़े हुए हैं, वैसे ही भारत की सरकार अब नक्सलवादियों के लिए भी कह रही है। तो इनमें कहाँ फर्क रह गया? मैं ये समझता हूँ कि ये 2-3 आरोप गलत है। जी, ड्रग ट्रैफिक, जी, नशे, जी, इन तमाम चीजों से नक्सलवादी जुड़े हुए हैं, इसका मेरे सामने तो कोई। झारखंड में गुमला में, चतरा में, कई जगहों पर जो है नक्सलवादियों ने कई एकड़ में अफीम की खेती लगा रखी है। वो नक्सलवादी हैं या दूसरे हैं, इसका पता चलाना जरूरी है। प्रशासन और सरकार का यही कहना है कि वो लोग नक्सलवादी। प्रशासन और सरकार जी, बदनाम करने के लिए कईयों को कई तरह में जोड़ देना चाहती है। कहीं से आप थोड़े से सिंपैथेटिक, थोड़े से सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं नक्सलवादी। सिर्फ सहानुभूति नहीं जी, मैं तो समझता हूं कि वो एक परिवार के लोग हैं जो भटक गए हैं, तो उनको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बातचीत के जरिए वापस लाना जरूरी है, चर्चा के जरिए और अनुभव से कि ये रास्ता गलत रास्ता कैसे है तुम्हारा। वो बेगुनाहों को मारते रहेंगे और आप बातचीत की वकालत करते रहेंगे तो जनता तो इस चीज को नहीं पचा जहां पाएगी। तक बेगुनाह को मारने की बात है जी, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली कई बॉडीज जब उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाती है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि वो अफीम की खेती कर रहे हैं और प्रशासन का ये कहना है, तो आपने कहा कि प्रशासन गलत बोलता है। तो इसी तरह से जब उन पर एक्शन होने लगेगा तो आप ये कह सकते हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। वो भी मैं कह रहा हूं। जी, तो दोनों मेरी चीजें ये एक साथ धारणा कैसे हो सकती है? नहीं उनको होती फंसाया है। भी जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी कर। आप प्रशासन को भी समझ लीजिए। जी, हमला बोल रहे हैं, वो फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं। जी, मेरी तो ये धारणा है, जितने सबूत मेरे पास हैं, जितनी जानकारी मेरे पास जी, है, जी, आजाद या किशन जी ये एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। जी, और फेक एनकाउंटर सरकार का एक रास्ता है। एक्सट्रीमिज्म का नाम दे करके किसी को गैर कानूनी रास्ते से, जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से मारना, इसको आप क्या कहिएगा? ठीक है। तो AB वर्धन जो है उनकी उम्र जो है 86-87 साल हो चुकी है। हिंदुस्तान के जो है सबसे बुजुर्ग कम्युनिस्टों में अब वो हैं। कम से कम नक्सलवाद को खत्म करने के लिए इस मुल्क में अगर एक पहल भी वर्धन साहब कर लें तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि होगी। नक्सलवाद जिसको आप कहते हैं जी, लगभग खत्म है। जी, आप बाकी जो बात कह रहे हैं वो माओइज्म का है। जी, वो एक दूसरी ट्रेडिशन है, वो एक दूसरी परंपरा है, मार्क्सवाद लेनिनवाद से हट करके है। जनता इतना बारीक फर्क नहीं समझती जितना आप बता रहे हैं। नहीं, आप जनता को कम मत आंकिए। जी, उसको तो सिर्फ ये लगता है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है, विकास को रोका जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है पूरी व्यवस्था को। विकास को रोका जा रहा है, दावा कर रहे हैं, और हो वही रहा है कि जहां पर विकास हुआ ही नहीं है अब तक का। तो कल तक का जिन्होंने विकास नहीं किया आज वो दावा करें कि विकास रुक गया इनकी वजह से। वर्धन साहब, आपसे ये मुहामुही बातचीत जारी रहेगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो वर्धन साहब से पूछेंगे कुछ और पहले सवाल, साथ ही वो चंद सवाल जिनके जवाब हम उनसे सिर्फ हाँ या नहीं मिलेंगे।